शायद तो डीव का कब्रिस्तान। काल कोठरी के भीतर खाट पर फैला हुआ, खिड़की से आती धूल भरी प्रकाश रेखा में क्षीण रूप से उभरा हुआ मोटे कपड़े का एक बोरा पड़ा था, जिसके चौड़े मोड़ों के नीचे एक लंबा कठोर सा आकार अस्पष्ट रूप से दिखाई देता था। यही फारिया का अंतिम कफन था, जो पहरेदारों के अनुसार बहुत सस्ते में पड़ा था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। अब डांतेस और उसके वृद्ध मित्र के बीच एक खाई आ गई थी। वह अब उन आंखों को नहीं देख सकता था, जो मृत्यु से परे देखने की चेष्टा में खुली रह गई थी। वह उस परिश्रमी हाथ को फिर नहीं थाम सकता था, जिसने उसके लिए गूढ़ विषयों पर से पर्दा उठाया था। फौरिया, वह प्रिय और मूल्यवान साथी, जिससे वह अत्यंत गहराई से जुड़ गया था, अब केवल उसकी स्मृति में ही जीवित था। वह उस भयावह शैया के सिरहाने बैठ गया और गहन तथा कटु विषाद में डूब गया। अकेला, वह फिर से अकेला हो गया था। वह फिर मौन में गिर पड़ा था। उसके सामने फिर वही शून्यता खड़ी थी। अकेला, अब उसके पास न तो उस एकमात्र मानव का दर्शन था और न ही उसकी आवाज की ध्वनि, जो अभी भी उसे पृथ्वी से बांधे हुए थी। क्या उसके लिए फौरिया की भांति ईश्वर के पास जाकर जीवन की पहेली का उत्तर मांगना बेहतर ना होता, चाहे उसे पीड़ा के उस अंधकारमय द्वार से ही क्यों ना गुजरना पड़े? मित्र की उपस्थिति ने आत्महत्या के विचार को दूर कर दिया था, पर अब वह भूत की भांति लौट आया और फौरिया के शव के पास आ खड़ा हुआ। यदि मैं मर सकता, उसने कहा, तो मैं वहीं जाता जहां वह गया है और निश्चय ही उसे फिर पा लेता। पर मैं मरूं कैसे? ये तो सरल है, उसने हंसते हुए जोड़ा। मुझे बस यहीं रहना है, भीतर आने वाले पहले व्यक्ति पर झपटना है और उसका गला घोंट देना है। वे मुझे गिलोटिन पर चढ़ा देंगे। पर जैसा कि प्रायः होता है, महान दुख में भी और महान तूफानों में भी दो लहरों की चोटियों के बीच एक गर्त होता है। डांतीस ने इतनी अपमानजनक मृत्यु के विचार से स्वयं को पीछे खींच लिया और शीघ्र ही इस निराशा की भावना से जीवन और स्वतंत्रता की जलती हुई प्यास की ओर लौट आया। मरना? नहीं, नहीं, वह चिल्लाया। इतना जीना और इतना सहना इसलिए नहीं था कि अब मर जाऊं। मृत्यु पहले स्वीकार्य थी, जब मैंने बहुत वर्ष पहले उससे मिलने का निश्चय किया था। पर अब यह वास्तव में अपने दयनीय भाग्य के सामने बहुत अधिक समर्पण करना होगा। नहीं, मैं जीना चाहता हूं। मैं अंत तक संघर्ष करना चाहता हूं। नहीं, मैं वह सुख फिर पाना चाहता हूं जो मुझसे छीन लिया गया है। मैं ये भूल रहा हूं कि मरने से पहले मुझे अपने शत्रुओं को दंड देना है और कौन जानता है, शायद कुछ मित्रों को पुरस्कार भी देना है। पर अब जब मुझे यहां भुला दिया गया है, मैं अपनी काल कोठरी से फौरिया की ही भांति निकलूंगा। इन शब्दों पर एडमंड स्थिर रह गया। उसकी दृष्टि जमी हुई थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे अचानक कोई विचार आ गया हो, ऐसा विचार जो उसे भयभीत कर देता है। वह तुरंत उठा, मानो चक्कर से पीड़ित हो। उसने अपना हाथ माथे पर रखा, कक्ष में 2-3 बार चक्कर लगाया और फिर खाट के पास लौट आया। आह! वह बोला, यह विचार कहाँ से आया? तुमसे, ईश्वर? क्योंकि केवल मृतक ही इस स्थान से स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। तो चलो, मृतकों का स्थान ले लें। और अपने इस निश्चय पर पुनर्विचार करने में एक क्षण भी न गंवाते हुए, मानो अपने विचारों को, इस निराशाजनक संकल्प को नष्ट करने का अवसर न देना चाहता हो, वह उस भयानक बोरे पर झुका, उसे उस चाकू से खोला जो फारिया ने बनाया था, शव को बाहर निकाला, उसे अपनी ही कालकोठरी में घसीट ले गया, अपनी खाट पर रखा, उसके सिर को उस कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जिसे वह स्वयं पहनने का अभ्यस्त था, उसे अपनी चादर से ढक दिया। अंतिम बार उसके जमे हुए माथे को चूमा और उन आंखों को बंद करने का प्रयास किया जो हठपूर्वक खुली रह गई थी, इसलिए और भी भयावह क्योंकि उनके पीछे अब कोई विचार न था। फिर उसने सिर को दीवार की ओर मोड़ दिया, ताकि जब दारोगा संध्या का भोजन लाए तो उसे लगे कि वह सो रहा है, जैसा कि अक्सर होता था। इसके बाद वह सुरंग में लौटा, खाट को दीवार से लगा दिया, दूसरी काल कोठरी में गया, अलमारी से सुई और धागा निकाला, अपने चिथड़े उतार फेंके ताकि कपड़े के नीचे नग्न देह का स्पर्श हो।
खाली बोरे में घुस गया, शव की ही भांति उसी स्थिति में लेट गया और भीतर से ही उसे सी दिया। यदि दुर्भाग्यवश उस क्षण कोई भीतर आ जाता तो उसके हृदय की धड़कनें सुन सकता था। डांते सरलता से संध्या की पहरेदारी के बाद तक प्रतीक्षा कर सकता था, पर उसे भय था कि तब तक अधीक्षक अपना विचार बदल लेगा और शव को हटवा देगा। उस स्थिति में उसकी अंतिम आशा भी नष्ट हो जाती। अब किसी भी दशा में उसकी योजना निश्चित हो चुकी थी। उसका अभिप्राय यह था, यदि कालकोठरी से बाहर ले जाते समय कब्र खोदने वालों को यह झांत हो जाता कि वे किसी शव के स्थान पर एक जीवित मनुष्य को उठा रहे हैं, तो डांतेस उन्हें संभलने का अवसर नहीं देगा। वह चाकू के एक तीव्र वार से बोरे को ऊपर से नीचे तक चीर देगा और उनके आतंक का लाभ उठाकर भाग निकलेगा। यदि वे उसे रोकने का प्रयास करेंगे, तो वह चाकू का प्रयोग करेगा। यदि वे उसे कब्रिस्तान ले जाएं और किसी कब्र में रख दें, तो वह स्वयं को मिट्टी से ढक जाने देगा। फिर, क्योंकि रात होगी, कब्र खोदने वाले मुश्किल से ही पीठ फेरेंगे कि वह नरम मिट्टी को खोदकर बाहर निकल आएगा और भाग निकलेगा। उसे आशा थी कि मिट्टी इतनी भारी नहीं होगी कि वह उसे हटा न सके। यदि उसकी आशा गलत सिद्ध हुई और मिट्टी बहुत भारी निकली, तो वह दम घुटने से मर जाएगा, और तब तो और भी अच्छा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। डांतेस ने पिछले दिन से कुछ नहीं खाया था, पर उस प्रातः उसे अपनी भूख का ध्यान नहीं आया था और अब भी उसे उसका आभास नहीं था। उसकी स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि वह किसी और बात पर विचार करने का समय नहीं गंवा सकता था। सबसे पहला खतरा यह था कि जेलर, जो 7 बजे उसका रात्रि भोजन लाने वाला था, इस अदला बदली को देख न ले। सौभाग्य से डांतेस कई बार जेलर की उपस्थिति में लेटा ही रहता था, कभी मानव द्वेष के कारण, कभी थकान से। ऐसे अवसरों पर वह आदमी प्रायः रोटी और सूप मेज पर रख देता और बिना उससे बोले चला जाता था। इस बार किंतु जेलर अपनी आदत की चुप्पी से हट सकता था, कुछ कह सकता था, और जब डांतेस उत्तर न देता, तो पलंग के पास जाकर छल को खोज निकालता। जैसे जैसे 7 बजे का समय निकट आया, डांतेस सचमुच पीड़ा सहने लगा। एक हाथ वह अपने हृदय पर रखे था, उसकी धड़कन को दबाने के प्रयास में, जबकि दूसरा उसके ललाट से बहते पसीने को पोंछता जाता था, जो उसकी कनपटियों पर लकीरों में बह रहा था। समय समय पर उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती और उसके हृदय को बर्फीली पकड़ में जकड़ लेती। ऐसे क्षणों में उसे लगता कि अब वह मर जाएगा। घंटे बीतते गए, कैले में किसी प्रकार की हलचल की कोई ध्वनि नहीं हुई, और डांतेस समझ गया कि वह पहले खतरे से बच निकला है, जो एक शुभ संकेत था। अंततः लगभग उस समय जब राज्यपाल ने नियत किया था, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। एडमंड समझ गया कि वह क्षण आ पहुंचा है। उसने सारा साहस समेटा, सांस रोके रहा। काश वह अपनी नाड़ी की धड़कन को भी उसी प्रकार रोक पाता। कदमों की आवाज, दो व्यक्तियों की, द्वार के बाहर रुक गई। डांतिस ने अनुमान लगाया कि ये वही दो कब्र खोदने वाले होंगे जो उसे लेने आए हैं। यह शंका तब निश्चय में बदल गई जब उसने तख्ते को नीचे रखने की आवाज सुनी। द्वार खुला और एक मध्यम प्रकाश डांतेस की आंखों तक पहुंचा। अपने ऊपर पड़े कपड़े के आर पार उसने दो आकृतियों को पलंग की ओर आते देखा। द्वार पर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में लालटेन थी। जो दो पलंग तक आए थे, उन्होंने बोरे के दोनों सिरे पकड़ लिए। इतना दुबला बूढ़ा होने पर भी यह काफी भारी है, एक ने कहा, सिर उठाते हुए। कहते हैं हर साल हड्डियों के वजन में आधा पौंड जुड़ जाता है। दूसरे ने उत्तर दिया, पैरों की ओर से पकड़ते हुए। गांठ बांध ली? पहले ने पूछा। बेकार वजन ढोना मूर्खता होगी, वहां पहुंचकर बांधूंगा। ठीक है, चलो। यह कौन सी गांठ है? डांतिस ने मन ही मन सोचा। वे कथित शव को पलंग से उठाकर तख्ते पर ले आए। एडमंड ने स्वयं को और कठोर कर लिया, मृतक का अभिनय ठीक से करने के लिए। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रखा और लालटेन लिए व्यक्ति के आगे आगे चलने पर शव यात्रा सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रात की ठंडी, तीक्ष्ण हवा में नहा गया।
डांतेस ने मिस्त्राल को पहचान लिया और उसके भीतर एक साथ आनंद और व्यथा की लहर उठी। उसे उठाए हुए लोग लगभग 20 कदम चले, फिर रुके और तख्ते को जमीन पर रख दिया। उनमें से एक चला गया। डांतेस ने पत्थरों पर उसके कदमों की आवाज सुनी। मैं कहाँ हूं? उसने सोचा। सच बताऊं, यह बिल्कुल हल्का नहीं है। जो पीछे रह गया था, वह स्ट्रेचर के किनारे बैठते हुए बोला। डांतेस की पहली प्रवृत्ति भाग निकलने की थी, पर सौभाग्य से उसने उसे दबा लिया। यहां रोशनी दिखाओ। अरे गंवार, दूर गए हुए ने कहा, वरना मुझे जो चाहिए वह कभी नहीं मिलेगा। लालटेन वाले ने आज्ञा मानी। यद्यपि जैसा कि हमने देखा, यह अनुरोध काफी अपमानजनक शब्दों में किया गया था। ये क्या ढूंढ रहा होगा? डांतेस ने सोचा। निश्चय ही कोई फावड़ा। एक संतुष्ट उद्गार से संकेत मिला कि कब्र खोदने वाले को वह वस्तु मिल गई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। आखिरकार, दूसरे ने कहा, तूने तो बड़ा कठिन काम बना दिया। हाँ, पर देर से कुछ खोया नहीं गया। इन शब्दों के साथ वह एडमंड के पास आया, जिसने उसके बगल में कोई भारी और गूंजती वस्तु रखे जाने की आवाज सुनी। उसी क्षण उसके पैरों के चारों ओर एक रस्सी कसकर और पीड़ादायक ढंग से बांध दी गई। तो गांठ बांध दी? जो निष्क्रिय खड़ा था उसने पूछा। और अच्छी तरह, दूसरे ने कहा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो फिर चलो। और तख्ता फिर उठा लिया गया। वे लगभग 50 कदम चले, फिर एक फाटक खोलने के लिए रुके और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कगिले की चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज डांतेस के कानों में और अधिक स्पष्ट होती गई। मौसम खराब है, एक ने कहा। आज रात समुद्र में होना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब्बे को तो आज अच्छी खासी नमी मिलेगी, दूसरे ने कहा, और दोनों जोर से हंस पड़े। डांतेस इस मजाक को पूरी तरह नहीं समझ पाया, पर फिर भी उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, पहुंच गए, पहले ने कहा। थोड़ा आगे, थोड़ा और, दूसरे ने कहा। याद है, पिछली बार वाला चट्टानों में अटक गया था और अगले दिन राज्यपाल ने हमें कितना आलसी कहा था। वे 4-5 कदम और चले, अब भी ऊपर की ओर। फिर डांतिस ने महसूस किया कि वे उसे सिर और पैरों से पकड़कर झुला रहे हैं। एक, कब्र खोदने वालों ने कहा। दो, तीन। इसी क्षण डांतिस ने स्वयं को एक विशाल शून्य में फेंका जाता महसूस किया, एक घायल पक्षी की भांति हवा में उड़ता हुआ, फिर गिरता हुआ, एक भयानक अवतरण में जो उसके हृदय को जकड़ लेता था। यद्यपि किसी वजन ने उसे नीचे खींच रखा था और उसकी गति तेज कर दी थी, फिर भी उसे लगा कि यह गिरावट एक शताब्दी तक चली। अंततः एक भयंकर गर्जना के साथ वह तीर की भांति बर्फीले जल में जा गिरा और वह चीख पड़ा, पर उसकी चीख तुरंत पानी द्वारा दबा दी गई। डांतेस को समुद्र में फेंक दिया गया था और उसके पैरों से बंधा 36 पाउंड का तोप का गोला उसे तल की ओर घसीट रहा था। समुद्र शातो डीफ का कब्रिस्तान है,